Hello everyone, my name is Suman Kumar and I am a pass out of IIT Kharagpur. I have cleared civil services prelims examination 5 times consecutively और जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था आपको कि हम हर दिन 5-6 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये वैसे सवाल होंगे जो कि काफी बेसिक होंगे और ये आपके जो भी आपके बेसिक रिसोर्सेस हैं उसमें इजीली मिल जाएंगे। तो ऐसा है कि ये सवाल आपको आने ही चाहिए। तो फिर हम शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, तो हर एक सवाल में जैसा कि आपने देखा होगा यूपीएससी का अब पैटर्न रहा है कि वो जनरली अब ज्यादातर ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिसमें कि वो ऑप्शंस को क्लब नहीं कर रहे हैं। जैसे कि पहले का आपको पता होगा कि ऐसे आता था ऑप्शन 1 में 1 and 2, ऐसे वाले ऑप्शंस देना 1 2 3 ऐसे वाले ऑप्शंस देना बंद कर दिया है। 2023 के पेपर में 100 में से 47 क्वेश्चंस का ऑप्शन ऐसा था, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3। इसलिए अब जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादातर ऑप्शंस हम यही रखेंगे, जो कि यूपीएससी का अभी करंट पैटर्न है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सवाल। तो पहला सवाल है विथ रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन टारगेटिंग, द बेंचमार्क इन्फ्लेशन इज फिक्स्ड बाय आरबीआई। RBI mandated to keep inflation at 4% with upper and lower tolerance of 6 and 2% respectively. The inflation rate has remained within the limit of 2% to 6% in this fiscal year. RBI mainly changes bank rate to control inflation. Headline inflation targeted by RBI is based upon wholesale price index. How many of the above statements are correct? Only 1, only 2, only 3 और only 4? तो यहाँ पर आप अपने वीडियो को पॉज करें और खुद से सॉल्व करने का ट्राई करें। इस सवाल को बनाने के लिए एटमैक्स आपको 2 मिनट लगना चाहिए, तो आप 2 मिनट का पॉज ले सकते हैं, फिर वापस आकर के सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो फिर हम लोग अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है विथ रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इन्फ्लेशन जो है यूपीएससी का काफी फेवरेट टॉपिक रहा है और इससे ऑलमोस्ट आपको सवाल मिलेंगे ही, या तो डायरेक्टली इन्फ्लेशन पे होगा या इससे लिंक्ड क्वेश्चंस आते ही हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है कि द बेंचमार्क इन्फ्लेशन इज फिक्स्ड बाय आरबीआई, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो बेंचमार्क इन्फ्लेशन होता है वो फिक्स करता है गवर्नमेंट, और जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी होती है वो रेपो रेट को डिसाइड करती है और उसके थ्रू इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी, बाकी गवर्नमेंट अपने फिस्कल पॉलिसीज के थ्रू भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है। दूसरा स्टेटमेंट है कि आरबीआई इज मैंडेटेड टू कीप इन्फ्लेशन एट 4% विथ अपर एंड लोअर टॉलरेंस ऑफ 6 and 2% रिस्पेक्टिवली। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट आरबीआई का मैंडेट है कि जो इन्फ्लेशन है ये 4 ± 2% के अंदर होना चाहिए। तीसरा स्टेटमेंट है द इन्फ्लेशन रेट हैज रिमेन्ड विदिन द लिमिट ऑफ 2% to 6% दिस फिस्कल ईयर। यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो अराउंड 7 to 8% के अराउंड फ्लक्चुएट कर रहा है। इनफैक्ट अगर हम पेंडेमिक की बात करते हैं, उस फिस्कल ईयर में ये 10% को भी ब्रीच कर गया था। तो जो इन्फ्लेशन है वो अभी भी जो मैंडेटेड इन्फ्लेशन बैंड है उसके बाहर है। चौथा स्टेटमेंट है आरबीआई मेनली चेंजेस बैंक रेट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अब जो आरबीआई है वो बैंक रेट को चेंज नहीं करता है। जनरली हम रेपो रेट है जो कि एमपीसी डिसाइड करता है, उसको चेंज किया जाता है। बैंक रेट जो है इसको लार्जली अनटच्ड रखते हैं, क्योंकि अगर हम बैंक रेट को काफी ज्यादा चेंज करेंगे तो इससे
मार्केट में ज्यादा अनसर्टेनिटी आएगा, इसलिए हम बैंक रेट को चेंज नहीं करते हैं, हम रेपो रेट को चेंज करते हैं, जिसके अराउंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस ये सारी चीजें होती है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज, ये सारे रेपो रेट से लिंक्ड होता है। पांचवा स्टेटमेंट है, हेडलाइन इन्फ्लेशन टारगेटेड बाय आरबीआई इज बेस्ड अपॉन होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब ये स्टेटमेंट जो है ये भी गलत है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है यहाँ पर, जो यहाँ पे 4 ± 2% का जो इन्फ्लेशन है, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर बेस्ड होगा, ना कि होलसेल प्राइस इंडेक्स पे। तो यानी कि इसका पांचवा स्टेटमेंट गलत है, चौथा भी गलत है, तीसरा गलत है, ये सही है, और फर्स्ट भी गलत है। तो इसका आंसर ए होगा, ओनली वन। दूसरा क्वेश्चन है, विथ रिस्पेक्ट टू डेब्ट ऑफ इंडिया। तो पहला स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट डेब्ट टू जीडीपी रेशियो हैज इंक्रीज्ड consistently over the last 5 years. दूसरा स्टेटमेंट है, एक्सटर्नल डेब्ट कंस्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ आउटस्टैंडिंग डेब्ट ऑफ इंडिया। तीसरा है, मार्केट बोरोइंग कॉन्स्टिट्यूट लार्जेस्ट शेयर ऑफ पब्लिक डेब्ट इन इंडिया। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है, डेब्ट मोनेटाइजेशन इज प्रिफर्ड रूट टू फंड डेफिसिट इन इंडिया। तो हाउ मेनी ऑफ द above statements are correct? Only one, only two, only three, or all the four statements are correct? तो यहाँ पर ये सवाल जो है डेब्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन ऐसा है जिस पर यूपीएससी ने काफी बार क्वेश्चन पूछ रखा है। इनफैक्ट ये वाला जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट टू, ये डायरेक्टली पीवाईक्यू पर बेस्ड है, क्योंकि पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो अब यहाँ पर अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली वहां से आंसर किया जा सकता है। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और 1 से 2 मिनट का टाइम लेकर इसको सॉल्व करके आप वापस आ सकते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन देखने के लिए। ठीक है, तो फिर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला है, डेब्ट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट डेब्ट टू जीडीपी रेशियो हैज इंक्रीज्ड कंसिस्टेंटली ओवर द लास्ट 5 years। अब हम इकोनॉमिक सर्वे में जो ग्राफ आता है उसको चेक करते हैं। ये रहा, ये आपके इकोनॉमिक सर्वे से उठाया गया है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो है आपका डेब्ट टू जीडीपी रेशियो वर्सेस फिस्कल ईयर का ग्राफ है। अगर हम फिस्कल ईयर 21 को देखते हैं तो यहाँ पर 89.21 89.6% है, यहाँ पर मैक्सिमम हो जाता है। तो उससे पहले भी कम है, उसके बाद भी कम है। तो अगर हम देखेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है कि गवर्नमेंट डेब्ट टू जीडीपी हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज्ड, ये गलत है, क्योंकि ये कंसिस्टेंट नहीं है, बढ़ के वापस से घट चुका है। तो ये कंसिस्टेंट नहीं है। दूसरा था, एक्सटर्नल डेब्ट कंस्टिट्यूट मोर देन 50, ये स्टेटमेंट गलत है। एक्सटर्नल डेब्ट कंस्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ आउटस्टैंडिंग डेब्ट ऑफ आवर कंट्री। ये वाला जो ग्राफ है ये भी हमने इकोनॉमिक सर्वे से उठाया है। ये देख सकते हैं, ये 2022-23 का इकोनॉमिक सर्वे है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है एक्सटर्नल डेब्ट, ये है, ये सिर्फ 1.8% है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो एक्सटर्नल डेब्ट है वो मोर देन 50% है, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और मार्केट बोरोइंग हम चेक करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूट करता है अराउंड 35.6, यानी कि ये जो है सबसे बड़ा कंपोनेंट है। तो ये वाला ऑप्शन जो है सही है, और
मोर देन 50% ऑफ, ये ऑप्शन गलत है और ये वाला सही होगा। डेब्ट मोनेटाइजेशन इज द प्रिफर्ड रूट टू फंड डेफिसिट इन इंडिया। ये वाला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हम जो भी डेफिसिट होता है उसे मोनेटाइज नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि सपोज कि अगर 100 करोड़ का डेफिसिट है तो हमने 100 करोड़ का नोट प्रिंट कर दिया। ऐसा जिम्बाब्वे में किया जा चुका है, जहां पर कि 1-1 करोड़ तक का नोट को छापा गया था, लेकिन उससे इन्फ्लेशन काफी बढ़ जाता है और करेंसी का वैल्यू कम हो जाता है और इससे मार्केट में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी भी आती है। तो डेब्ट मोनेटाइजेशन जो होता है वो प्रिफर्ड रूट नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर ए होगा। तीसरा क्वेश्चन है साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, विथ रिस्पेक्ट टू सेमीकंडक्टर्स। पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट है द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स lies between an electrical conductor and an insulator. Its resistivity increases with increase in temperature. India Semiconductor Mission has been set up as an independent business division within SEDAC. Indian Semiconductor Mission is the nodal agency for schemes approved under Semicon India program. Then how many of the above statements are correct? Only one, only two, only three, or all the four statements are correct. तो आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व करने का ट्राई करें और ये 1 से 2 मिनट इसके लिए एनफ टाइम होगा, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो जो पहला स्टेटमेंट है कि द कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर्स लाइज बिटवीन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर। तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये सेमीकंडक्टर्स में दोनों के प्रॉपर्टीज, कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के प्रॉपर्टीज होते हैं। इसका कंडक्टिविटी है दोनों के बीच में लाई करता है। सेकेंड स्टेटमेंट है इट्स रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये गलत है क्योंकि जो मैकेनिज्म है सेमीकंडक्टर का वो समथिंग डिफरेंट होता है नॉर्मल आपके मेटल से। नॉर्मल मेटल्स में जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, वैसे वैसे उसका रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। लेकिन जो हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं वहां पर जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो उनका रेजिस्टिविटी है वो कम होता जाता है, क्योंकि इसमें मैकेनिज्म जो होता है वो होल्स के और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट पर बेस्ड होता है। तो वहां पे जो कंडक्टिविटी का मैकेनिज्म है वो थोड़ा अलग रहता है, जो कि टेम्परेचर बढ़ाने से वहां पर मूवमेंट और भी अच्छा हो जाता है और इसलिए वहां पर रेजिस्टिविटी जो है वो कम हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन हैज बीन सेट अप एज एन इंडिपेंडेंट बिजनेस विद इन सीडैक। ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। ये सेटअप किया गया है डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंदर, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंदर। चौथा है इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन इज द नोडल एजेंसी फॉर स्कीम्स अप्रूव्ड अंडर सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम। ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि इसका आंसर, इसमें 2 स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर ओनली 2 होगा। इस क्वेश्चन का सोर्स देख लेते हैं। ये आ गया इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन, ये पीआईबी है। इसमें देख सकते हैं कि एक इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन विद इन डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन है और इसके अंदर कुछ स्कीम्स भी हैं, जैसे कि स्कीम्स फॉर सेटिंग अप ऑफ सेमीकंडक्टर फैब्स इन इंडिया, डिस्प्ले फैब्स इन इंडिया, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। तो ये उसके अंदर कुछ स्कीम्स हैं। और सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम ये 76,000 करोड़ का प्रोग्राम है, जिसमें कि बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए जाएंगे इंडिया को सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए। सेमीकंडक्टर हब बनाना है जिसमें कि
यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सभी को प्रमोट किया जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन जो है ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, टाइगर कंजर्वेशन। अब ये जो सवाल है ये बहुत ही बेसिक सवाल है। अगर आपने जो भी संकट या पीएमएफआई ऐसा किसी का भी मटेरियल पढ़ा होगा तो ये सबसे आई विल से कि ये कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जिसका कोई आपको यूपीएससी में कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में मिल सकता है, एक आधा स्टेटमेंट। तो ये आपको सॉल्व हो जाना चाहिए और बिल्कुल बेसिक सोर्सेस से। तो पहला स्टेटमेंट है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, a non-statutory body is responsible for implementation of Project Tiger. NTCA, like National Board for Wildlife, is headed by Prime Minister of India. M. Stripes has played a key role in maintenance of tiger reserves. Madhya Pradesh has the highest tiger population. Jim Corbett Reserve has the highest tiger population among all the tiger reserves. Then how many statements are correct? Only one, only two, only three, or all four? तो आप इसे वीडियो पॉज करके सॉल्व करें। इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पहला स्टेटमेंट है एनटीसीए, दिस इज नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी। अब ये जो है ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये स्टेट्यूटरी होगा। और कौन सा एक्ट के अंदर? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर ये स्टेट्यूटरी बॉडी है। अराउंड आई थिंक इन ईयर 2006 में ये सेटअप किया गया था। यस, आई एम कंफर्म नहीं उसके बारे में। NTCA, like National Board for Wildlife, is headed by Prime Minister of India. जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है वो हेड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बट एनटीसीए जो है इसके हेड होते हैं मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट। ये गलत है। तीसरा जो है ये 2017 का PYQ है। तो ये जो स्टेटमेंट है, एम स्ट्राइप्स प्लेड अ की रोल इन मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व्स, ये टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड है, ये सही है स्टेटमेंट है। चौथा और पांचवा जो है वो टाइगर सेंसस के रिपोर्ट पर बेस्ड है। मध्य प्रदेश हैज द हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन, ये स्टेटमेंट सही है। जिम कॉर्बेट हैज द हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन अमंग ऑल रिजर्व्स, ये भी सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि तीन स्टेटमेंट सही है। ये टाइगर सेंसस का रिपोर्ट है, वहां से ये सवाल बनाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टेट हाईएस्ट पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में जो कि 785 है, और सेकेंड कर्नाटका है इसमें 563 है, और जिम कॉर्बेट में सबसे ज्यादा है अमंग ऑल द टाइगर रिजर्व्स, वो है 260 है। उसके बाद बंदीपुर कर्नाटका, वहां पर 150 है। यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट सही है। दोनों स्टेटमेंट, मध्य प्रदेश हैज हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन एंड जिम कॉर्बेट है हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन अमंग ऑल टाइगर रिजर्व्स, तो ये सही है। एंड आई थिंक इन ईयर 21 ये एलिफेंट पे के सेंसस पे क्वेश्चन आ चुका है, तो टाइगर पर भी आ सकता है। पांचवा क्वेश्चन है, विथ रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये क्वेश्चन जो है वो आज के न्यूज़पेपर पर बेस्ड है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ने एक ऑब्जर्वेशन था कि गवर्नमेंट जो है वो कॉलेजियम के सारे रिकमेंडेशंस को एक साथ कंसीडर नहीं कर रही, जिसके वजह से वहां पर सीनियरिटी का कुछ इश्यूज आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और आपको पता होगा कि जो सबसे सीनियर जज होते हैं वो ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं। तो अगर अपॉइंटमेंट में डिले होगा तो सीनियरिटी मिसमैच हो जाएगा,
उसमें कुछ एम्बिग्यूटीज आ जाएंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि कॉलेजियम के सारे रिकमेंडेशंस को एक साथ गवर्नमेंट एक साथ कंसिडर करे। तो तीन यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं। द सिस्टम ऑफ कॉलेजियम्स हैज बीन द सिस्टम ऑफ कॉलेजियम हैज बीन मेंशन्ड in the constitution. The system of collegium has evolved as a result of first judge's case. Any retired judge of Supreme Court can be called back to sit and act as a Supreme Court judge by Chief Justice of India with the prior permission of the President of India. So, how many of the statements are correct? Only one, only two, or all four? All three statements, all three are correct, or none of the statements are correct. तो आप वीडियो को पॉज करें और खुद से सॉल्व करने का ट्राई करें। ये सॉल्व करने में 1 मिनट एट मैक्स 1 मिनट लगना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। तो जो पहला स्टेटमेंट है, द सिस्टम ऑफ कॉलेजियम हैज बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत है। आर्टिकल 124 डील्स विथ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज, और इसमें कहता है कि प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विथ CJI और such judges of Supreme Court can appoint judges of Supreme Court। तो वहां पर प्रेसिडेंट के बारे में लिखा क्या है, इन कंसल्टेशन, वहां पर किसी भी कॉलेजियम का कोई भी वहां पर बात नहीं हुई है। दूसरा था कि द सिस्टम ऑफ कॉलेजियम हैज इवॉल्व्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्स्ट जजेस केस, ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। फर्स्ट जजेस केस में जो कि 1981 या 82 में हुआ था, वहां पर एग्जीक्यूटिव का सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश किया गया था ओवर द जुडिशरी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि द वर्ड कंसल्टेशन, जो ये लाइन है ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विथ CJI, तो उसने बोला था यहाँ पर जो वर्ड कंसल्टेशन है इसका मीनिंग कॉन्करेंस नहीं है, यानी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेज या CJI जो भी एडवाइस देंगे वो बाइंडिंग नहीं होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव को फ्री हैंड दिया गया था जजेस के अपॉइंटमेंट में। तो फर्स्ट जजेस केस में कॉलेजियम सिस्टम नहीं आया था, कॉलेजियम सिस्टम आया था सेकेंड और थर्ड जजेस केस में, जहां पर कि ये बोला गया था कि satisfaction of president does not mean his discretion। वहां पे प्रेसिडेंट को सुप्रीम CJI और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के एडवाइस के अकॉर्डिंग ही जजेस को अपॉइंट करना था। फर्स्ट सेकेंड जजेस केस में 2 सुप्रीम कोर्ट के CJI और 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कंसल्ट करना था, और थर्ड जजेस केस में 4 कॉलेजियम का साइज बढ़ाकर 4 कर दिया गया था, जिसमें कि 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कंसल्ट करना था। और फोर्थ जजेस केस में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था। तीसरा स्टेटमेंट है, एनी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट एज ए सुप्रीम कोर्ट जज बाय CJI। तो ये जो स्टेटमेंट है सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक स्टेटमेंट ही सही है। तो यहाँ पर जो है मैंने सारे बेसिक क्वेश्चंस को ट्राई किया है एड्रेस करने का, और ये सारे क्वेश्चंस जो है वो जो भी आज के 21 अक्टूबर के जो न्यूज़पेपर में है वहां से लिंक्ड है। जैसे कि ये क्वेश्चन जो है वो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट्स पे कुछ ऑब्जर्वेशन दिया, तो वहां से मैंने अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज पे क्वेश्चन बनाया। वैसे ही टाइगर कंजर्वेशन में कुछ स्पेशल टास्क फोर्स अरुणाचल प्रदेश और के टाइगर रिजर्व्स में सेटअप किए गए थे, तो वो न्यूज में था, तो वो क्वेश्चन वहां से उठाया गया है। सिमिलरली सेमीकंडक्टर्स को लेकर के आज फ्रंट पेज पे एक न्यूज आई है, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी
सेमीकंडक्टर कंपनीज को इनवाइट किया था बिडिंग करने के लिए इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। तो वैसे ही ये जो भी सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे ये क्वेश्चन है इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ये भी जो अभी हाल एक दो दिन पहले ही जो हमारे आरबीआई के गवर्नर है उनके स्पीच से उठाया गया है, क्योंकि ये भी न्यूज के आर्टिकल में था। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो न्यूज के आर्टिकल को उठा के और जो हमारे स्टैटिक मटेरियल है वहां से क्लब करके बनाए गए हैं। तो इसे आप सॉल्व करने का ट्राई करें, और अगर आप सॉल्व कर पाते हैं इन सारे क्वेश्चंस को तो आप ये श्योर रहें कि आपकी तैयारी काफी सही ट्रैक पर है। थैंक यू।